गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली वीडियोस में हम लोग ने हिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म कर दिया है, फर्स्ट चैप्टर। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख लो। एंड अब हम लोग पॉलिटिकल का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और जितने इंटरेस्ट से आपने हिस्ट्री पढ़ा है, आई होप आप लोग उतने इंटरेस्ट से पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ेंगे। एंड आपको इससे ज्यादा ही इंटरेस्ट आएगा, आपको इसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो आज जो है हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं और साथ साथ में आप कंटिन्यू रहो। मैं आपको सिलेबस के बारे में एक बात बता देती हूँ। आपका चैप्टर 1 सिलेबस में नहीं आ रहा है, आपका चैप्टर 2 आ रहा है, बट हम लोग फिर भी चैप्टर 1 को थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि जो चैप्टर 1 है वो बेस है इसका। अगर आप सीधा सेकंड चैप्टर पे जंप मार देंगे या आप सीधा आगे पे चले जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम रटने वाले तो रट लेंगे बट हम लोग का काम है समझना। तो हम लोग को अगर समझना है तो स्टार्टिंग से वो करना पड़ेगा। हम लोग को सीधा आगे जंप करके समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर का नाम है द कोल्ड वॉर एरा। नाम से आप लोग, अच्छा मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप कोल्ड वॉर से क्या समझते हैं। मुझे अपने स्कूल का याद आ रहा है कि मेरी क्लास में जब मैम ने पूछा था कि कोल्ड वॉर का क्या मीनिंग होता है, तो कुछ बच्चों ने बोला था कि मैम कोल्ड वॉर वो होता है जो सर्दियों में युद्ध लड़ा जाता है, उसको कोल्ड वॉर कहते हैं। आई होप, मुझे पता है ऐसे बच्चे अभी भी होंगे जिनको लगता है कि हाँ कोल्ड वॉर वो होता है जो सर्दियों में लड़ा जाता है, बट ऐसा नहीं है। कोल्ड वॉर होता है एक आइडियोलॉजिकल वॉर, एक ऐसा वॉर जो विचारों में होता है। हम लोग इसको हिंदी में बोल सकते हैं विचारों का टकराव। मतलब जब दो देश या दो लोग जब आपस में जिनके विचार मैच नहीं होते ना, और वो लोग लड़ने लग जाते हैं काफी ज्यादा, तो उसको आइडियोलॉजिकल वॉर कहते हैं। जो कि स्टार्ट हुआ था, बताऊंगी सब बताऊंगी आगे। बट अगर हम लोग को कोल्ड वॉर के बारे में पढ़ना है तो उससे पहले हम लोगों को वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो एक और सवाल आता है मेरे दिमाग में कि आज तक कितनी वर्ल्ड वॉर हुई थी। इसके रिलेटेड भी बहुत फनी किस्सा है मेरी क्लास का कि मेरी क्लास के बच्चों ने कहा था कि मैम आज तक 3 वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो आप लोगों को पता है ना कितनी हुई थी। तो आज तक हुई थी 2 वर्ल्ड वॉर, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए इनके बारे में जानना, क्योंकि कोल्ड वॉर इसी के ऊपर बेस्ड है। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, वर्ल्ड वॉर पहले तो होता क्या है, वर्ल्ड वॉर का मतलब होता है जब 2 से ज्यादा देश आपस में लड़ते हैं, तो उसको वर्ल्ड वॉर कहा जाता है। तो वर्ल्ड वॉर जब हुई थी तो उसमें 2 ग्रुप्स थे। एक ग्रुप था अलाइड नेशंस और एक ग्रुप था एक्सिस नेशंस। अलाइड नेशन में थे अमेरिका, सोवियत यूनियन जिसको हम लोग यूएसएसआर भी कह सकते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस। सिर्फ इतने ही 4 ही लोग थे अलाइड नेशन में। और एक्सिस नेशन में थे जर्मनी, जापान, इटली, तुर्की। तो ये 4 देश थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा था। अगर आप 1914 और 1918 इस डेट को याद रख पाते हैं तो आपको याद होगा कि मोस्टली इस टाइम पे बहुत सारे देश जो थे गुलाम थे, खुद इंडिया भी गुलाम था। और ये वाला जो वॉर था इसमें जो इंडिया वाले थे, तो आपको पता तो होगा इंडिया ब्रिटेन का गुलाम था। तो इस वॉर में इंडिया वाले जो थे वो ब्रिटेन से काफी ज्यादा नाराज हो गए थे, क्योंकि जो तुर्की था, तुर्की एक मुस्लिम कंट्री है और वहां पे जो लीडर होता है जो किंग होता है, तो उसको, उसके लीडर को ब्रिटेन के जो राजा थे उन्होंने बंदी बना लिया था। उसकी वजह से जो इंडियन लोग थे वो काफी ज्यादा नाराज थे। ठीक है। और कुछ टाइम के बाद ये जो वर्ल्ड वॉर था वो खत्म हो गया था। एंड आप लोग गेस कर ही सकते हैं कि विनर कौन थे। तो ये थे विनर। वर्ल्ड वॉर 1 का कोल्ड वॉर से इतना ज्यादा कुछ रिलेशन है नहीं, इतना ज्यादा कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं वर्ल्ड वॉर 1 का वर्ल्ड वॉर 2 से, कोल्ड वॉर से।
हम लोग को वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में अब पढ़ना है। वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कोल्ड वॉर के लिए, क्योंकि अब कोल्ड वॉर के टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई थी जिसकी वजह से जस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था 1939 से 1945। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी जो देश थे वो दो हिस्सों में बटे थे, सेम अलाइड नेशंस एंड एक्सिस नेशंस। अलाइड नेशन में जितने देश वर्ल्ड वॉर 1 में थे उतने ही देश बाद में भी थे अलाइड नेशन में। अमेरिका, यूएसए लिख देती हूँ मैं, यूएसएसआर, जर्मनी नहीं था इसमें, ब्रिटेन एंड फ्रांस। एक्सिस नेशन में भी वही देश थे, जर्मनी, इटली एंड जापान। तो ये सेम देश दोबारा से लड़ रहे थे, तुर्की नहीं था वर्ल्ड वॉर 2 में। सबसे पहली बात तो ये जो देश है ना, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देश थे, ये सारे के सारे, ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देश थे और ये तो थे ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देश। कैसे पता चलता है हम लोग को कि ये लोग तो वर्ल्ड वॉर 2 में भी हिस्सा ले रहे थे। चाहे आप हार रहे हो वॉर में, चाहे आप जीत रहे हो, दोनों का नुकसान होता है। ऐसा हो सकता है कि जीतने वाले का कम नुकसान हो, बट नुकसान उसका भी होता है। तो जो वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था उसमें ऑलरेडी इन देशों के काफी ज्यादा नुकसान हो चुके थे। और आपको अगर डेट याद हो 1939 टू 1945, इस टाइम पे इंडिया के साथ साथ और भी बहुत सारे देश गुलाम थे। एक डेट याद रखना, 1940 से लेके 1950, ये वो टाइम है जिसमें बहुत सारे देश जो थे वो आजाद हुए थे। और मेन रीजन उसका वर्ल्ड वॉर 2 ही है, क्योंकि अब ज्यादातर देशों पे ब्रिटेन का कब्जा था। जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका, चाइना, इन सब के ऊपर ब्रिटेन का कब्जा था। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो ब्रिटेन के पास जो आर्मी थी वो काफी ज्यादा कम थी, क्योंकि जब वो इतने सारे देशों के ऊपर राज कर रहा है तो ऑलरेडी उसकी आर्मी वहां पे तैनात होगी। अगर वो इंडिया के ऊपर राज कर रहा था तो उसके आधे से ज्यादा सोल्जर्स इंडिया में थे, श्रीलंका में थे, ऐसे ऐसे अलग अलग जगह पे उसके सोल्जर्स फैले हुए थे। तो उसके पास इतने ज्यादा सोल्जर्स तो थे नहीं, ठीक है। और वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो कोल्ड वॉर का इतना बड़ा रीजन किस लिए बना, तो उसके दो रीजंस हैं। जो वर्ल्ड वॉर 2 था उसके दौरान यूएसएसआर जो है उसके साथ धोखा हुआ था। अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे ये तीनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देश हैं। तो जैसे अगर ये बैटल ग्राउंड है, मान लो ये बैटल ग्राउंड है, इस तरफ पे है जर्मनी, डोंट माइंड माई ड्राइंग, और इस तरफ है यूएसएसआर। आप लोगों को एक होमवर्क देती हूँ कि यूएसएसआर जो है वो कौन सा देश था पहले, या आज के समय में इसका क्या नाम है, ये आपको पता लगाना है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मान लो कि ये है यूएसएसआर और ये है जर्मनी। तो जब वॉर चल रही थी ना, तो ये जो सामने वाले लोग हैं ये आपस आपस में लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि हाँ इसमें से कुछ लोग मर जाएंगे, कुछ लोग खत्म हो जाएंगे। तो जो ये पीछे वाली लाइन होती है फिर इनका काम होता है कि ये आगे आके लड़े। तो जब यूएसएसआर लड़ रहा था तो उसने अमेरिका को कहा कि मुझे और सैनिकों की जरूरत है, मुझे और सैनिक दो। तो अमेरिका ने क्या करा कि उसकी बात को अनदेखा अनसुना कर दिया, उसने और सैनिक नहीं भेजे। फिर भी यूएसएसआर लड़ता रहा क्योंकि यूएसएसआर काफी ज्यादा बड़ा देश था, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देश था। जो मैंने होमवर्क दिया है ना आपको कि आपको बताना है यूएसएसआर का आज के समय में क्या नाम है और उसका लोकेशन क्या था, अगर आप उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यूएसएसआर कितना बड़ा देश था। तो यूएसएसआर लड़ता रहा, जब लास्ट में वो जीतने वाला था, जब उसने ऑलमोस्ट जर्मनी को हरा दिया था, तब यूएसए ने उसके पास अपनी सेना भेजी ताकि दुनिया को लगे कि हाँ यूएसएसआर अकेला नहीं लड़ा है, यूएसए ने उसकी पूरी की पूरी मदद करी है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं था। तो ये तो था पहला धोखा जो यूएसएसआर के साथ हुआ। यूएसएसआर को समझ में आ गया था कि हाँ उसके साथ धोखा हुआ है, यूएसए उसका उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। अब दूसरा धोखा कब हुआ, जब यूएसए ने जापान के ऊपर, जापान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देश था, जापान जो है वो आखिरी दम तक हार नहीं मान रहा था, वो आखिरी दम तक लड़ता जा रहा था। तो यूएसए ने क्या किया, जापान के ऊपर 2 बॉम्ब्स गिरा दिए थे, एटम बॉम्ब।
बहुत फेमस बात है ये, आप लोगों ने कभी ना कभी तो इसके बारे में सुना ही होगा। उन दो बॉम्ब्स का नाम था लिटिल बॉय, फैट मैन। और ये बॉम्ब गिराए गए थे हिरोशिमा एंड नागासाकी। इन दो जगहों पे ये बॉम्ब गिराए गए थे और इसका असर आज भी देखने को मिलता है जापान में। जापान में आज भी जो बच्चे हैं वो विकलांग पैदा होते हैं, डिसेबल्ड पैदा होते हैं। और जो लैंड है वहां पर भी कुछ ज्यादा उगाया नहीं जाता है, वो एक फर्टाइल लैंड नहीं रही है, क्योंकि जो बॉम्ब होता है ना उसका असर बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। वो पॉपुलेशन के ऊपर तो असर करता ही करता है, बट वो साथ में लैंड को भी बर्बाद कर देता है। तो साथ जापान के साथ यही हुआ। अब ये तो चलो एक घटना थी, उन्होंने अपने जीतने के लिए किया। तो इसमें यूएसएसआर के साथ क्या धोखा हुआ? तो यूएसएसआर के साथ इसमें ये धोखा हुआ कि जो यूएसए था उसने इसके बारे में ब्रिटेन को बताया कि हाँ वो एटम बॉम्ब बना रहा है। उसने फ्रांस को बताया कि उसने एटम बॉम्ब डेवलप कर लिया, बट उसने यूएसएसआर को नहीं बताया। यूएसएसआर को तब पता चला जब ये एटम बॉम्ब गिरा दिए गए थे इन दोनों जगह पे। जब बाकी लोगों को पता चला तभी यूएसएसआर को पता चला। तो यूएसएसआर को उस टाइम पे ऐसा फील हुआ कि अरे हम तो एक टीम है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मतलब मेरे साथ क्यों ऐसा, इसको नहीं बताया गया। तो उसके साथ एक धोखा हुआ कि हाँ जब ये लोग टीम है तो उन लोगों ने आप इन उसने इन दोनों को शेयर किया, बट मेरे को शेयर क्यों नहीं किया। तो ये दोनों चीजें, दोनों धोखे वो समझ चुका था और उसको ये चीज समझ में आ गई थी कि यूएसए जो है वो उसके सपोर्ट में नहीं है, यूएसए उसके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। तो आपको फिर समझ ही आ गया होगा जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि, और इसके बाद जब ये एटम बॉम्ब गिराया था उसके जस्ट बाद में जो वॉर था वो खत्म हो चुका था। 1945 में जब वॉर हुआ, 1945 में बॉम्ब गिराए गए थे। तो जब बॉम्ब गिराए गए उसके जस्ट बाद में स्टार्ट हुआ कोल्ड वॉर। और ये स्टार्ट हुआ था इन्हीं दो महान देशों के बीच में, यूएसए एंड यूएसएसआर। क्या क्या हुआ कोल्ड वॉर के दौरान पे, क्या जो देश थे उनके ऊपर क्या असर पड़ा, बाकी दुनिया के ऊपर क्या असर पड़ा, ये सारी चीजें हम लोगों को इस चैप्टर के बारे में जानने को मिलेंगी। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को इंटरेस्ट आया होगा, क्योंकि मेरे को ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था कि हाँ क्या क्या हुआ यूएसएसआर के साथ में, उसको मतलब इतना ज्यादा वो कैसे ये हो गया कि कोल्ड वॉर में वो उलझ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी एंड रेगुलरली फॉलो करना, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारा एम है कि हमें रटना नहीं है। रटने वाले बच्चों को तो बड़ा इजी रहेगा कि हाँ एक क्वेश्चन पढ़ लो, दो क्वेश्चन पढ़ लो, बट उनके साथ एग्जाम में होता है कि कुछ और आ जाता है और फिर वो लिख नहीं पाते, या क्वेश्चन को घुमा देता है, उनको समझ में ही नहीं आएगा तो फिर वो क्या लिखेंगे। तो हम लोग को रटना नहीं है, हम लोग को समझना है, और अगर आपको समझना है तो आप लोग को रेगुलर रहना पड़ेगा। और मुझे पक्का बताना कि आप लोगों को समझ में आया, आप लोगों को इंटरेस्ट आया क्या। तो और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छे से बताऊँ, आपको और चीजें बताऊँ, मैं और ज्यादा मेहनत करूँ। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू।